जो सत्ता में है बिहार में, जो सत्ताधारी हैं, ये सवाल मेरा ख्याल से उससे करना चाहिए आपको। नहीं, सवाल करने के लिए यहाँ की आवाम जो है डॉक्टर साहब को चुने हैं। सवाल कर देखिए, ये सवाल आपको यहाँ के जेडीयू और बीजेपी से करना चाहिए, इसलिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बेच दिया भाई बिजली को। मेरा नाम अब्दुल कबीर हुआ और मेरा घर मोतिहारा तालुका पंचायत, और क्षेत्र संख्या 17 से मैं 2 बार जिला परिषद का चुनाव भी लड़ा हूँ, और इस वक्त किशनगंज प्रखंड का मैं न्यू का प्रखंड अध्यक्ष हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, मैं हूँ मुस्लिहुद्दीन नज़ीरी और आप देख रहे हैं पंचायत समाचार। आज हम किशनगंज ज़िला में जनाब अब्दुल कबीर साहब के पास मौजूद हैं, जो कि प्रखंड अध्यक्ष भी है कांग्रेस की और ज़िला परिषद के प्रत्याशी भी रह चुके हैं। हम उससे सियासी कुछ बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले चुनाव में जो कि कांग्रेस गठबंधन की तरफ से कौन कौन से योजनाएं हैं, या इस ताल्लुक़ से और ढेर सारी बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है हमारे। जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया पंचायत समाचार का। मैं कंटिन्यू में देख रहा हूँ कि आपका ये न्यूज़ चैनल काफ़ी एक्टिव होकर काम कर रहा है, और ग्राउंड रिपोर्ट में जो एक काम करना चाहिए, खास करके चाहे मीडिया की बात करें, तो मैं कई न्यूज़ देख रहा हूँ हमारे खास करके लोकल में। तो आपका ये जो पंचायत समाचार है, ये बेहतरीन ढंग से कोई भी मुद्दा को उठा रहे हैं या फिर ग्राउंड रिपोर्ट बढ़िया दे रहे हैं, इसलिए सबसे पहले आपको धन्यवाद। सर, सियासी कुछ सवालात थे। सबसे पहले सवाल हम ये करेंगे कि आजकल हिंदुस्तान में आए दिन मॉब लिंचिंग हो रहा है और एक तबके को, एक समुदाय के लोगों को टारगेट करके मार दिया जाता है, पीट दिया जाता है। इस ताल्लुक़ से आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आप सबसे पहले आपके अंदर एक इंसानियत होना चाहिए कि आप अगर किसी को आज अगर ठेस पहुंचा रहे हैं, तो हो सके वो चीज़ आपके साथ भी कल हो। तो इसलिए जो सरकार में है, जो हुकूमत कर रहे हैं अभी सेंट्रल में, ये इनकी जो है ये साजिश है, और कहीं ना कहीं हम मुसलमानों को ये डर दिखा के, मॉब लिंचिंग वगैरह करा डर दिखा के ये अपना सत्ता अपनाने चाह रहे हैं। सर, आप जो है किशनगंज से कांग्रेस की तरफ से बहुत ही एक्टिव मेंबर हैं और आप प्रखंड अध्यक्ष भी हैं। तो आने वाले कुछ दिनों में ही विधानसभा का चुनाव है और कांग्रेस भी इसमें हिस्सा ले रही है इंडिया गठबंधन में। तो कांग्रेस की क्या ट्रेजेडी है आने वाले विधानसभा को लेकर के? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे कांग्रेस के हमारे यहाँ जो लीडर है किशनगंज में, तो डॉक्टर मोहम्मद जावेद साहब, जो किशनगंज का प्रेजेंट एमपी हैं, 5 साल रहा भी पूर्व में और अभी प्रेजेंट भी हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, खास करके जो कांग्रेस का जो एजेंडा है अभी, खास करके ये पूरी भारत में, लेकिन विधानसभा का चुनाव 25 में हमारे बिहार में, हमारे पास अभी अगर बात करें आप, तो एक योजना चल रहा हमारा माई बहन योजना, जो ममता दीदी शायद कुछ भत्ता दे रहे हैं बंगाल में। तो कांग्रेस के पास ऐसी एजेंडा है, और ख़ास करके अगर गैस की बात करें, ये जो सरकार हुकूमत में है अभी, ये कह रहे थे कि हम आपको 15-15 लाख रुपया देंगे, लेकिन क्या, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि दिया है क्या? वो तो जनता बोलेगी इस बारे में कि किसके अकाउंट में आया नहीं आया। तो फजूल की बात कांग्रेस नहीं करती है। कांग्रेस जितना दे पाएंगे, कांग्रेस से जितना हो पाएगा, उस पर ही बात करता है कांग्रेस। और ये कांग्रेस ऐसी पार्टी है कि आज़ादी के टाइम से ये पार्टी, यानी इंडिया को, भारत को आज़ादी दिलाने में इस पार्टी का भूमिका रहा। तो ये पार्टी खास करके युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, अगर गैस की बात करें आप, तो इसमें सब्सिडी देंगे। आज 1200-1000 रुपये ले रहे हैं मोदी जी। हम करें, हमारी सरकार अगर बिहार में होती है तो हम इसको 500 में देंगे इसको गैस। 500 रुपये में गैस सिलेंडर सब्सिडी के तौर पर आप 500 रुपये वापस करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बिहार में और ख़ुसूसी तौर पर सीमांचल का जो एरिया है, और ख़ास करके किशनगंज कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन
AIMIM के आने से क्या इसमें कुछ फ़र्क पड़ा या आने वाले इलेक्शन में फ़र्क पड़ेगा? देखिए, सब अलग अलग पार्टी का चुनाव लड़ने का अलग अलग टेक्निक है और मैं अपना टेक्निक बता रहा हूँ। मेरा जो कांग्रेस का जो सोच रहा, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, ये सबको ले दे के चलने का काम करता है, जिसका नाम है कांग्रेस पार्टी। नहीं तो फिर AIMIM में भी तो मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिम भी शामिल हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम वोट लेकर के वो कुर्सी पे जाते हैं या वो इलेक्शन जीत जाते हैं, ऐसा भी मुमकिन नहीं है। सबके पास अलग अलग फंडा से चुनाव लड़ते हैं, चाहे MIM हो, चाहे RJD हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे BJP हो, चाहे JDU हो, चाहे लोजपा हो, चाहे जनसुराज हो, कई पार्टी है, सैकड़ों पार्टी है, दर्जन पार्टी है, तो सबका अलग अलग हिसाब से जो लोग चुनाव लड़ते हैं। सर, किशनगंज में बहुत लंबे अरसे से कांग्रेस की हुकूमत रही है, चाहे यहाँ के MP हो, ये इससे पहले डॉक्टर जावेद से पहले मौलाना थे, इससे पहले भी जो है कांग्रेस से ही यहाँ MP रहे हैं अमूमन। और उसके बावजूद किशनगंज में स्वास्थ्य को लेकर अगर देखें तो बहुत ज़्यादा जो है परेशानियों का सामना आज भी करना पड़ता है। और इसी तरीके से शिक्षा विभाग में लीजिए, तब भी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया है। इसके ज़िम्मेदार कौन है? आखिर इस एरिया में तो कांग्रेस की हुकूमत रही है। देखिए, अगर बात करें आप शिक्षा की और स्वास्थ्य की, देखिए कि जो हुकूमत अभी है, आप इससे सवाल कीजिए ना, आप इससे सवाल कीजिए कि आपका स्वास्थ्य सिस्टम क्यों गड़बड़ा हुआ है, आपका शिक्षा पे क्यों गड़बड़ा हुआ है। जो सत्ता में है, बिहार में जो सत्ताधारी हैं, ये सवाल मेरा ख्याल से उससे करना चाहिए आपको। नहीं, सवाल करने के लिए यहाँ की आवाम जो है डॉक्टर साहब को चुने हैं, सवाल करने के लिए यहाँ की आवाम इजहारुल हक साहब को चुने हैं। हर एक आदमी जाकर के इस हुकूमत से सदन में नहीं बोल सकता है, इसलिए जैसे आपके यहाँ से इजहारुल हसन साहब हैं या डॉक्टर साहब हैं, इनको जनता चुन के भेजी है, जनता की तरफ से इनको आवाज़ उठाना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, खासकर हमारे नेता डॉक्टर जावेद साहब, आप इसके डेरा पे जाएंगे ना तो सुबह से सुबह देखेंगे कि ये कितने लोगों को ये चिट्ठी बांटते हैं, एम्स के नाम पे, पटना एम्स के नाम से, आपको दिल्ली एम्स के नाम से, लोगों का कोऑपरेट, लोगों का मदद किस तरह का कर रहे हैं। आप अगर कभी सुबह जाएंगे ना, तब आपको देखने को मिलेगा कि डॉक्टर जावेद साहब स्वास्थ्य में क्या क्या काम कर रहे हैं। एम्स के लिए पर्चा बांटना या वहाँ एडमिट कराना, वो क्रिटिकल केस जब होता है तो लोग यहाँ आते हैं वहाँ जाने के लिए, लेकिन नॉर्मली जो पेशेंट हमारे एरिया में है उनके लिए किशनगंज में या आपका बहादुरगंज क्षेत्र हो गया, इसी तरह ठाकुरगंज हो गया, ऐसी जगहों पे प्रखंड लेवल पे जो हॉस्पिटल हैं वहाँ की जो व्यवस्था है वो बहुत ही ख़राब व्यवस्था है। ख़ास करके हम आपको उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं कि दिघलबंद प्रखंड में जो अस्पताल है प्रखंड लेवल का, उस अस्पताल की हम बात करें तो इमरजेंसी वार्ड में जब हम रात में अगर किसी पेशेंट को लाए तो वहाँ देखने के लिए एक डॉक्टर मौजूद नहीं रहता है। तो ऐसे ये सब चीज़ें डॉक्टर साहब की जिम्मेदारी, एक MP की जिम्मेदारी, क्योंकि उसके अंडर में आता है। तो ऐसे स्वास्थ्य केंद्र को लेकर के डॉक्टर साहब अब तक क्या कदम उठाए हैं और आने वाले समय में क्या योजना है? मैं आपको बता दूं कि आप सदर हॉस्पिटल देख रहे हैं, यहाँ पे वेंटिलेटर नहीं हुआ करता था पहले, अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ करते थे पहले। यहाँ पे कोरोना काल में कोरोना पेशेंट को यहाँ एडमिट नहीं किया जाता था, लेकिन डॉक्टर साहब का पहल से यहाँ पे वेंटिलेटर की बात करें, अल्ट्रासाउंड की बात करें, बहुत सारी सुविधा है कि डॉक्टर जावेद साहब के पहल से यहाँ पे हुआ। अब जाके एक बार देख लीजिए। सदर अस्पताल की बात कर रहे हैं आप, सदर अस्पताल की ही बात मैं आपसे काउंटर सवाल पूछता हूँ कि सदर अस्पताल ही में जो इमरजेंसी वार्ड में जो डॉक्टर है, लेडीज़ डॉक्टर हैं, उनका एक ही डॉक्टर का नाम जो है दिन और रात दोनों शिफ्टिंग में उसी का नाम है और वो अपने मनमानी आना जाना करते, ये भी आरोप है। देखिए, बात अगर खास करके सदर हॉस्पिटल की बात करें तो जो खास करके जो लोकल नेता है, खास करके जो प्रखंड स्तर से नेता है, आप जिसको वोट करते हैं, आप मेंबर बनाते हैं, समिति बनाते हैं, ठीक है, आप जिला परिषद बनाते हैं, ये सवाल उनको भी आपको करना चाहिए। इसलिए आप जब वोट करते हैं ना, तो आप वोट करते हैं कि भाई मेरा मुखिया ये होना चाहिए, मेरा प्रमुख ये होना चाहिए। आप उससे भी सवाल कीजिए कि ये सारा चीज़
क्या आप लोगों से नहीं हो सकता है? क्या हम जो है हम गांव से आते हैं, तो ये तो आपको भी देखना चाहिए कि सदर हॉस्पिटल में क्या हो रहा नहीं हो रहा है। देखिए, आप एमपी अगर एमएलए की बात करें तो एमपी का काम है लोकसभा में आवाज़ उठाना। क्या आवाज़ उठाना? जैसे एमयू की बड़ी बड़ी जो समस्या है, चाहे एमयू की समस्या है, पुला की समस्या, आप जो भेड़भड़ी यानी खड़खड़ी में जो पुला देख रहे हैं, ये किसकी पहल है? डॉक्टर जावेद साहब की पहल है। इस तरह का काम सैकड़ों काम किया डॉक्टर जावेद साहब ने। बस समझ रहे हैं। रहा सवाल सिर्फ स्वास्थ्य पे नहीं, आप पुल पुलैया सड़क पे भी बात करें, बिजली पे बात करें। बिजली पे की अगर बात करें तो बिजली की हालत जो किशनगंज ज़िले में है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। ज़रा सी बूंदाबांदी होती है, आसमान में ज़रा सी बादल नज़र आते हैं, बिजली गुल हो जाती है। ऐसे में और सिर्फ ये किसी एक प्रखंड का नहीं बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का ये हाल है। ऐसे में अगर आप कहें बिजली की विभाग में सुधार आया तो कैसे मान लेंगे? देखिए, ये सवाल आपको यहाँ के जेडीयू और बीजेपी से करना चाहिए। इसलिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बेच दिया भाई बिजली को, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बिजली को बेच दिया। ये तो आपको जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बेचा है, तो 1 मिनट के लिए उनका अगर पावर हाउस मान के चले गर्म हो गया तो फटाक से बिजली काट देते हैं। मत समझ रहे हैं। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, किसी के हैंड में नहीं है। बात यह है। रहा सवाल कि यहाँ सत्ता बीजेपी और जेडीयू की है, तो उन्होंने तो बिजली को बेच दिया भाई। बिजली को बेच दिया, रेल को बेच दिया, एयरपोर्ट को बेच दिया, LIC को बेच दिया, सब तो बेच दिया भाई। तो सिस्टम कैसे चलेगा बोलिए? तो आपके हिसाब से अगर किशनगंज में रूलिंग पार्टी ना हो और अपोजिशन का कोई MP हो तो किशनगंज की आवाम बिजली को लेकर के या और दूसरी विभाग को लेकर के मायूस रहेंगे या इसकी उम्मीद छोड़ देंगे? देखिए, आपका सवाल का जवाब हम इत्मीनान से दे रहे हैं। ये कोई भी विपक्ष में चुनाव लड़ेंगे और जो प्रेजेंट रहेंगे तो उनका शिकायत तो होगा ही, और हम उसका शिकायत से डर जाएंगे, भाग जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। ये किशनगंज कांग्रेस का गढ़ है और कांग्रेस का गढ़ रहेगा। और रहा सवाल, हमारी सरकार 25 में बनेगा इंशाअल्लाह, और हम लोग जो भी समस्या है इलाका में, जो भी समस्या है, इसको हम लोग सॉर्ट आउट करने का काम करें। हमारी सरकार आएगी तो। पिछले 10 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं है। उससे पहले कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद कांग्रेस की सरकार के वक्त ही AMU का जो काम शुरू हुआ था, उसी दौरान अगर AMU का फ़ंड रिलीज़ कर दिया जाता या उसको मुकम्मल तौर पर उसका जो फ़ंड है वो रिलीज़ कर देता तो आज ये हालात नहीं देखनी पड़ती किशनगंज वासियों को। नहीं भैया, कहने का मतलब यह है कि 2014 से तो भैया बीजेपी यहाँ शासन कर रहे हैं भैया। 2014 से पहले तो कांग्रेस थी ना। तो 2014 के बाद ये MU की बात जो आई है, आप कह रहे हैं, तो 2014 के बाद MU के बारे जो भी धरना प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं, लेकिन सत्ता में तो हमारी सत्ता तो नहीं है ना। हम तो कोशिश कर रहे हैं, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि फंड रिलीज़ करो, लेकिन सत्ता और किसी का ना है भाई, कहने का मतलब है। आपकी सरकार क्या योजना लेकर है युवाओं के लिए? देखिए, युवाओं के लिए मैं बता दूं खास करके कि 17 महीना का जो सरकार हमारी थी कांग्रेस और RJD की, तो आपको पता होना चाहिए कि 17 महीना में ये सरकार कितने युवाओं का दिशा और दशा बदल दिए हैं। 17 महीना की बात करें, और 17 महीना के बाद फिर आप देखिए कि कुछ नहीं हो पाया है। फिर वही कभी तो ये पेपर लीक हो जाता है, कभी तो वो पेपर लीक हो जाता है। इस तरह का समस्या आते रहता है इस सरकार में, अभी जो प्रेजेंट सरकार है बिहार में। किशनगंज क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या होंगी और उसके लिए क्या हल है आपके पास? देखिए, सबसे पहले हम बता दूं आपको कि किशनगंज का जो बदहाली है, 2025 का विधानसभा चुनाव है, और उम्मीद करते हैं कि हम लोग इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगी पूरी बिहार में। और जो भी समस्या हो, जो भी समस्या है, वार्ड से लेके पंचायत से लेके प्रखंड से लेके जिला तक, जो भी समस्या है, हम लोग, अगर हमारी सरकार होती है तो हर समस्या का हम लोग समाधान करेंगे। आखिर सवाल कि किशनगंज की जनता के लिए आप क्या संदेश देंगे और उससे क्या अपेक्षाएं करेंगे? देखिए, किशनगंज की जनता से हम यही संदेश देंगे
कि आप इस बार 2025 में कांग्रेस को मजबूत कीजिए, आरजेडी को मजबूत कीजिए, और जो भी आपके युवा जो भटक रहे हैं, खास करके हमारा एक पलायन रोको नौकरी दो, एक हमारा यात्रा चल रहा है, तो इसमें बहुत सारे युवाओं को समझ में आ गया है कि ये एजेंडा बेहतर है कहीं ना कहीं हमारे लिए, ठीक है। तो हमारी सरकार अगर आएगी तो हम यही आवाम से गुजारिश करेंगे कि आप लोग बढ़ चढ़ के कांग्रेस आरजेडी को वोट कीजिए और इसकी सरकार बनाइए, और ताकि आपको लाभ मिलता है, चाहे एजुकेशन पे आपको एजुकेशन की बात करें, चाहे हेल्थ की बात करें, चाहे आप गैस सिलेंडर की बात करें, चाहे बहुत सारी योजना है, इस पे आपको फ़ायदा मिलेगा। जब तक हमारी कांग्रेस की सरकार जब तक नहीं आएगी तब तक ये सारी चीज़ नहीं हो पाएगी। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने कीमती वक्त हमें दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सबसे